तो आज हमारे पास जो स्रोत हैं वो 2026 में हुई एक बहुत ही नाटकीय घटना के बारे में है, वेनेजुएला के राष्ट्रपति का अपहरण। और इन दस्तावेजों में जो कहानी बताई गई है वो सच में किसी हॉलीवुड एक्शन फिल्म जैसी लगती है। बिल्कुल। तो चलिए इन स्रोतों की परतों को खोलते हैं और समझते हैं कि असल में हुआ क्या था। कहानी शुरू होती है 3 जनवरी 2026 की आधी रात को। फ्लोरिडा का एक अंधेरा कमरा, खिड़कियों पर भारी पर्दे, और उस कमरे में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कुछ स्क्रीन्स पर नजरें गड़ाए बैठे हैं। और वो कोई एक्शन फिल्म नहीं देख रहे, वो एक लाइव मिलिट्री ऑपरेशन देख रहे हैं जो हजारों मील दूर वेनेजुएला की राजधानी कराकस में चल रहा है। स्क्रीन पर एक घर है जिसमें वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो सो रहे हैं। उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं है कि कुछ ही मिनटों में उनकी दुनिया पूरी तरह बदलने वाली है। कमाल है, मतलब ये सब लाइव चल रहा था। जो दस्तावेज हमारे सामने हैं वो बताते हैं कि कुछ देर पहले ही अमेरिकी ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर समुद्र की सतह से सिर्फ 100 फीट ऊपर उड़ते हुए, सिर्फ 100 फीट, हाँ, वेनेजुएला के एयर स्पेस में दाखिल हुए। इतनी नीचे उड़ रहे थे कि किसी भी रडार की पकड़ में नहीं आए। और ठीक उसी वक्त एक साइबर हमले से पूरे कराकस शहर की बिजली काट दी गई। पूरा शहर अंधेरे में। अंधेरा, कंफ्यूजन और फिर एक्शन। यहीं से ये कहानी किसी स्क्रिप्ट की तरह आगे बढ़ती है। तो इन स्रोतों के आधार पर 2 बड़े सवाल उठते हैं। पहला, अमेरिका ने ये सब किया क्यों? और दूसरा, क्या आज की दुनिया में ये इतना आसान है कि कोई भी ताकतवर देश किसी दूसरे संप्रभु देश के राष्ट्रपति को इस तरह उठा ले जाए? चलिए उस रात की कहानी से ही शुरू करते हैं। शहर में अंधेरा है, हेलीकॉप्टर्स रडार से बचकर आ चुके हैं। आगे क्या होता है? आगे डेल्टा फोर्स के कमांडोज रस्सियों के सहारे मादुरो के घर की छत पर उतरते हैं। सब कुछ इतनी तेजी और खामोशी से होता है कि किसी को भनक तक नहीं लगती। और वो खिड़की के रास्ते सीधे उस बेडरूम में दाखिल होते हैं जहां मादुरो अपनी पत्नी के साथ सो रहे थे। बिल्कुल, जाहिर है इस हलचल से उनकी नींद खुल गई। हाँ, वो घबरा गए होंगे बहुत ज्यादा। नींद खुलते ही मादुरो घबरा जाते हैं और अपने स्टील से बने मजबूत सेफ रूम की तरफ भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन उन्हें मौका नहीं मिलता, जरा भी नहीं। कमांडोज उन्हें दबोच लेते हैं और जो रिसर्च हमारे सामने है वो बताती है कि इमारत में घुसने से लेकर मादुरो को पकड़ने तक ये पूरा ऑपरेशन सिर्फ 5 मिनट में खत्म हो गया। 5 मिनट? एक देश के राष्ट्रपति को उनके अपने घर से 5 मिनट में उठा लिया गया। ये तो यकीन करना भी मुश्किल है। और इस पूरे ऑपरेशन को लेकर व्हाइट हाउस की मानसिकता कैसी थी, इसका अंदाजा आप ट्रंप के एक बयान से लगा सकते हैं। कौन सा बयान? बाद में फॉक्स न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, मैं इसे सचमुच ऐसे देख रहा था जैसे मैं कोई टीवी शो देख रहा हूँ। ये सुनना भी अजीब लगता है। मतलब हजारों मील दूर एक असली ऑपरेशन चल रहा है, लोगों की जान का खतरा है, और व्हाइट हाउस में बैठकर इसे एक टीवी शो की तरह देखा जा रहा है। हाँ, ये एक नजरिया दिखाता है। मादुरो को पकड़ने के बाद उन्हें पहले हेलीकॉप्टर से पास ही मौजूद अमेरिकी जहाज यूएसए आइवो जिनीमा पर ले जाया गया। और वहां से फिर क्यूबा। वहां से उन्हें क्यूबा के ग्वांतानामो बे और फिर आखिर में न्यूयॉर्क लाया गया और अपमानित करने के लिए उनकी जंजीरों में जकड़ी तस्वीरें भी जारी की गईं, जैसे वो कोई आम अपराधी हो। लेकिन इन सब में एक और जरूरी बात है जिसका जिक्र इन दस्तावेजों में है। ये कोई साफ सुथरा ऑपरेशन नहीं था, इसमें जानें भी गई। बिल्कुल, ये कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं थी। इस ऑपरेशन का रास्ता साफ करने के लिए जो एयर स्ट्राइक की गई उसमें वेनेजुएला के रडार और एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह किया गया। और इस प्रक्रिया में कम से कम 40 लोग मारे गए। हाँ, 40 लोग। तो ये कोई अचानक लिया गया फैसला तो बिल्कुल नहीं लग रहा। इसके पीछे जबरदस्त प्लानिंग होगी। महीनों की प्लानिंग। दिए गए दस्तावेजों में एक दिलचस्प बात सामने आती है कि अगस्त 2025 में ही सीआईए ने अपनी एक छोटी सी टीम गुप्त रूप से वेनेजुएला भेज दी थी। और उनका काम क्या था? एक ही काम था, मादुरो की 24/7 निगरानी। किस तरह की निगरानी? मतलब हर तरह की। वो कहाँ जाते हैं, क्या खाते हैं, किस वक्त सोते हैं, उनके सुरक्षा गार्ड कब बदलते हैं, यहाँ तक कि उनके पालतू जानवरों की भी जानकारी जुटाई गई। अच्छा। और सबसे बड़ी बात, सीआईए का एक जासूस वेनेजुएला सरकार के अंदर ही काम कर रहा था जो मादुरो के हर पल की सटीक जानकारी अमेरिका को दे रहा था। ये तो बिल्कुल फिल्मों जैसा लग रहा है। और मैंने पढ़ा है कि तैयारी का एक और हिस्सा था जो और भी हैरान करने वाला है। आप शायद केंटकी में बने उस घर की बात कर रहे हैं। हाँ, वही। हाँ, अमेरिकी सेना ने केंटकी के एक मिलिट्री बेस पर मादुरो के कराकस वाले घर की हूबहू नकल तैयार की थी। एक एक कमरा, एक एक खिड़की, सब कुछ वैसा ही। और डेल्टा फोर्स के कमांडो ने महीनों तक उसी नकली घर पर इस ऑपरेशन का अभ्यास किया था, ताकि जब असल ऑपरेशन हो तो कोई गलती न हो, रत्ती भर भी नहीं। लेकिन क्या हमला करने से पहले कोई डिप्लोमेटिक कोशिश भी हुई थी? कोई चेतावनी? हाँ, एक तरह से एक चेतावनी दी जाई थी। नवंबर 2025 में ट्रंप और मादुरो के बीच एक फोन कॉल हुई थी। अच्छा, फोन पे बात हुई थी? हाँ, और इस कॉल में ट्रंप ने सीधे सीधे मादुरो से कहा था कि वो सत्ता छोड़ दें और देश से चले जाएं। ये एक अल्टीमेटम था जिसे मादुरो ने मानने से इनकार कर दिया। बिल्कुल। और उसके बाद ही ऑपरेशन की फाइनल तैयारी शुरू हुई। और ऑपरेशन के लिए क्रिसमस का समय चुना गया, इसकी कोई खास वजह? वजह ये थी कि क्रिसमस और नए साल के दौरान ना ज्यादातर लोग छुट्टियों पर होते हैं। बिल्कुल, वेनेजुएला की सेना का एक बहुत बड़ा हिस्सा छुट्टियों पर होता है, तो किसी भी तरह के सैन्य प्रतिरोध की आशंका बहुत कम हो जाती है। हालांकि खराब मौसम की वजह से इसे कुछ दिन टालना पड़ा। हाँ, और आखिरकार 2 जनवरी 2026 को ट्रंप ने फाइनल गो अहेड दे दिया। ठीक है, तो अब सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। अमेरिका ने दुनिया के सामने इस हमले की वजह क्या बताई? आधिकारिक तौर पर क्या कहा गया? आधिकारिक वजह थी ड्रग्स। न्यूयॉर्क की एक अदालत में मादुरो और उनकी पत्नी के खिलाफ नार्को टेररिज्म और कोकीन तस्करी के आरोप दायर किए गए थे। तो अमेरिका ने कहा कि मादुरो एक ड्रग तस्कर हैं और ये ऑपरेशन उन्हें कानून के दायरे में लाने के लिए किया गया। हाँ, यही उनकी ऑफिशियल लाइन थी। लेकिन अमेरिका ने आधिकारिक तौर पर तो ड्रग्स को वजह बताया था। क्या उस दावे में कोई सच्चाई नहीं थी? मतलब वेनेजुएला में ड्रग्स की समस्या तो है। समस्या है,
लेकिन जो रिसर्च हमारे सामने है उसके आंकड़े कुछ और ही कहानी कहते हैं। पहली बात, वेनेजुएला कोकीन बनाता नहीं है, वो सिर्फ एक ट्रांजिट रूट है। मतलब वहां से ड्रग सिर्फ गुजरता है? हाँ, और सबसे बड़ी बात, वहां से गुजरने वाला ज्यादातर कोकीन अमेरिका नहीं। वो यूरोप जाता है? बिल्कुल। तो अगर अमेरिका को ड्रग्स की ही इतनी चिंता थी तो निशाना कहीं और होना चाहिए था। जैसे कि? इन दस्तावेजों में न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट का हवाला दिया गया है। वो कहती है कि अमेरिका का 90% कोकीन पैसिफिक रूट से आता है, कोलंबिया, ग्वाटेमाला, मेक्सिको। और वेनेजुएला का तो पैसिफिक तट है ही नहीं। सही बात है। यहाँ एक तुलना के लिए आंकड़ा दिया गया है। 2018 में अकेले ग्वाटेमाला से 1400 मीट्रिक टन कोकीन एक्सपोर्ट हुआ। अगर ड्रग्स ही असली वजह थी तो हमला ग्वाटेमाला पर क्यों नहीं हुआ? और इन दस्तावेजों में एक और जरूरी बात की ओर इशारा किया गया है। अमेरिका में आज ड्रग ओवरडोज से होने वाली मौतों का सबसे बड़ा कारण कोकीन नहीं बल्कि फेंटानिल नाम का एक सिंथेटिक ड्रग है। और फेंटानिल के व्यापार में वेनेजुएला की दूर दूर तक कोई भूमिका नहीं है। वो तो मेक्सिको के कार्टेल बनाते हैं, चीन से आने वाले केमिकल से। तो अगर ड्रग्स वाली बात में इतना दम नहीं है जैसा ये स्रोत बता रहे हैं, तो फिर इतना बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन क्यों? वही तो सवाल है। 40 लोगों की जान गई, एक राष्ट्रपति को उठा लिया गया। ये सब कुछ कोकीन के लिए तो नहीं हो सकता। तो फिर असली वजह क्या हो सकती है? इन दस्तावेजों में किस तरफ इशारा है? इशारा बहुत साफ है, तेल। जब आप वेनेजुएला के नक्शे को देखते हैं तो आपको ड्रग्स नहीं, कुछ और ही नजर आता है। दुनिया का सबसे बड़ा प्रमाणित कच्चा तेल का भंडार, लगभग 303 बिलियन बैरल्स, सऊदी अरब और ईरान से भी ज्यादा। और जहां तक मुझे पता है वेनेजुएला के तेल और अमेरिका के बीच एक पुराना रिश्ता और विवाद रहा है। बिल्कुल, यहाँ का तेल थोड़ा अलग किस्म का है। ये भारी और खट्टा होता है, और अमेरिकी रिफाइनरियां, खास तौर पर जो गल्फ कोस्ट पर है, वो दशकों से इसी तरह के तेल को रिफाइन करने के लिए बनी है। तो उनकी पूरी तकनीक और इंफ्रास्ट्रक्चर इसी पर बना है। हाँ, तो जब वेनेजुएला का तेल बाजार से हट गया तो उनके लिए ये एक बड़ी स्ट्रक्चरल समस्या बन गई। और ये तेल बाजार से हटा क्यों? ह्यूगो चावेज की वजह से? हाँ, 1999 में ह्यूगो चावेज के सत्ता में आने के बाद उन्होंने 2000 के दशक में तेल उद्योग का राष्ट्रीयकरण कर दिया। मतलब देश के तेल और गैस के सभी भंडारों पर सरकार का नियंत्रण? बिल्कुल। और इस एक फैसले से एक्सॉन मोबाइल और कोनोको फिलिप्स जैसी बड़ी अमेरिकी तेल कंपनियों को देश छोड़ना पड़ा। जाहिर है ये कंपनियां खुश नहीं थीं। और शायद इस ऑपरेशन के पीछे की असली मंशा का सबसे बड़ा सबूत खुद डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान में मिलता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ऑपरेशन के अगले ही दिन उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ये अमेरिका के इतिहास की सबसे बड़ी चोरी थी, उन्होंने हमसे तेल छीन लिया। एक मिनट, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने हमसे तेल छीन लिया? ये तो कमाल की बात है। मतलब अपनी ही देश के संसाधन पर हक जताना अमेरिका की नजर में चोरी है। शोध यही सवाल उठाता है कि कोई देश अपने ही संसाधनों पर नियंत्रण कर ले तो ये चोरी कैसे हो सकती है? वेनेजुएला का तेल वेनेजुएला का है। लेकिन ये बयान अमेरिका की उस गहरी नाराजगी को दिखाता है जो तेल के राष्ट्रीयकरण के बाद से ही बनी हुई थी। और उन्हें यह भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि वेनेजुएला का 68% तेल चीन खरीद रहा है, जो अमेरिका का सबसे बड़ा रणनीतिक प्रतिद्वंदी है। ठीक है, तो अमेरिका ने ये कर तो दिया, लेकिन क्या वो ऐसा कर सकते थे? मतलब कानूनी तौर पर ये कितना सही था? मुझे लगा था कि युद्ध के लिए तो कांग्रेस की मंजूरी लगती है। आपका सोचना बिल्कुल सही है। अमेरिकी संविधान के मुताबिक युद्ध छेड़ने के लिए कांग्रेस की मंजूरी जरूरी है, लेकिन ट्रंप ने कांग्रेस से कोई मंजूरी नहीं ली। तो जब उनसे ये सवाल पूछा गया तो उनके प्रशासन ने क्या कहा? उन्होंने इसे युद्ध मानने से ही इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि ये एक कानून लागू करने की कार्रवाई है, एक लॉ एनफोर्समेंट एक्शन, क्योंकि मादुरो एक भगोड़े अपराधी हैं। हाँ, यही तर्क दिया। लेकिन ये एक बहुत कमजोर दलील है। क्या एक भगोड़े को पकड़ने के लिए 150 लड़ाकू विमान और एयर स्ट्राइक की जरूरत पड़ती है? ये तो किसी भी तर्क पर खरा नहीं उतरता। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसके क्या नियम है? क्या कोई भी देश किसी पर भी हमला कर सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। दूसरे विश्व युद्ध के बाद इसीलिए तो संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन बना था, और उसके चार्टर में समझिए कि ये दुनिया का एक तरह से संविधान है। उसमें साफ साफ लिखा है कि कोई भी देश दूसरे पर हमला नहीं कर सकता। बिल्कुल, कि कोई भी देश दूसरे की सीमाओं और संप्रभुता का उल्लंघन नहीं करेगा। इसे ही आर्टिकल 24 कहते हैं। अमेरिका ने उस रात उस नियम की धज्जियां उड़ा दी। ये अंतर्राष्ट्रीय कानून का खुला उल्लंघन था। एकदम खुला उल्लंघन। तो फिर अमेरिका पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? यूएन ने कुछ नहीं किया? क्योंकि यूएन के सबसे शक्तिशाली हिस्से यानी सुरक्षा परिषद में अमेरिका के पास वीटो पावर है। इसका मतलब है कि वो अपने खिलाफ आने वाली किसी भी प्रस्ताव को अकेले रोक सकता है। हाँ, इसीलिए अमेरिका के लिए कोई जवाबदेही नहीं है, और यही बात दुनिया के बाकी देशों को सबसे ज्यादा डरा रही है। दुनिया की प्रतिक्रिया कैसी रही इस पर? जैसा कि इन लेखों में बताया गया है, दुनिया भर से तीखी प्रतिक्रिया आई। ब्राजील, चिली, मेक्सिको और यहाँ तक कि यूरोप में स्पेन जैसे देशों ने भी एक साझा बयान जारी किया। और उसमें क्या कहा गया? उन्होंने इसे नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के लिए एक खतरनाक मिसाल बताया। कई देशों ने तो इसे साफ साफ नए जमाने का उपनिवेशवाद या न्यू एज कोलोनियलिज्म कहा। तो हमारे पास तेल का एक बहुत मजबूत मकसद है, लेकिन स्रोत में एक और चौंकाने वाली बात का जिक्र है जो उस समय की अमेरिकी घरेलू राजनीति से जुड़ी है। हाँ, और इस ऑपरेशन की टाइमिंग बहुत दिलचस्प है। ये ऑपरेशन ठीक तब हुआ जब अमेरिका में एप्स्टीन फाइल्स को लेकर भूचाल आया हुआ था। और इन दस्तावेजों में डोनाल्ड ट्रंप का नाम कई गंभीर आरोपों के साथ बार बार आ रहा था। बिल्कुल। मतलब ये एक वैग द डॉग मोमेंट हो सकता है कि देश में जब आप पर सवाल उठें तो जनता का ध्यान भटकाने के लिए बाहर एक जंग छेड़ दो।
स्रोत इसी संभावना की ओर इशारा करता है। एक कामयाब विदेशी मिशन, एक दुश्मन को पकड़ना, राष्ट्रीय गौरव की बातें, ये सब हेडलाइंस बदलने के लिए बहुत कारगर नुस्खे माने जाते हैं। तो हो सकता है कि ये भी एक वजह रही हो। हाँ, इसकी पूरी संभावना है। और ये खतरा सिर्फ वेनेजुएला तक सीमित नहीं रहा। इसके बाद तो ट्रंप ने और भी देशों को धमकाना शुरू कर दिया था। हाँ, उन्होंने खुलेआम कोलंबिया, क्यूबा और मेक्सिको में भी इसी तरह के ऑपरेशन करने की धमकी दी। और यहीं से इस घटना का सबसे बड़ा खतरा सामने आता है। वो क्या है? स्रोत इस बात पर चेतावनी देता है कि अगर अमेरिका को ऐसा करने की खुली छूट मिल जाती है तो कल को चीन और रूस जैसे दूसरे शक्तिशाली देश भी यही रास्ता अपनाएंगे। वो भी अपने पड़ोस के कमजोर देशों पर हावी होने की कोशिश करेंगे, उनकी सरकारों को बदलेंगे, उनके संसाधनों पर कब्जा करेंगे। अगर ऐसा होने लगा तो दुनिया एक नए विश्व युद्ध की दहलीज पर पहुंच जाएगी, जहां जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला कानून चलेगा और अंतर्राष्ट्रीय नियमों की कोई अहमियत नहीं रह जाएगी। बिल्कुल, ये एक ऐसी दुनिया होगी जहां किसी भी देश की संप्रभुता सुरक्षित नहीं होगी। तो जो स्रोत हमारे सामने थे वो एक बहुत ही बेचैन करने वाली तस्वीर पेश करते हैं। एक ऐसी सैन्य कार्रवाई जो किसी एक्शन फिल्म की स्क्रिप्ट लगती है, जिसकी वजह आधिकारिक तौर पर ड्रग्स बताई गई। लेकिन जब हमने परतों को खोला तो असली मकसद तेल और शायद घरेलू राजनीति का ध्यान भटकाना नजर आया। हाँ, और ये एक ऐसी घटना थी जिसने अंतर्राष्ट्रीय कानून और किसी देश की संप्रभुता के विचार पर ही गहरे सवाल खड़े कर दिए। बिल्कुल। और स्रोत एक अंतिम विचार के साथ अपनी बात खत्म करता है जो मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण है। निकोलस मादुरो एक अच्छे नेता थे या एक तानाशाह, ये एक पूरी तरह से अलग बहस है। ये वेनेजुएला के लोगों का अंदरूनी मामला है। हाँ, वो उन्हें पसंद करते थे या नहीं, ये उनका मामला है। लेकिन किसी देश के संसाधनों पर कब्जा करने के इरादे से रात के अंधेरे में एक संप्रभु देश के राष्ट्रपति को उसके घर से अगवा कर लेना, ये किसी भी परिभाषा में न्याय नहीं हो सकता। तो अंत में सवाल यही बचता है, मान लीजिए किसी देश में हालात बहुत खराब हैं, लेकिन क्या ये किसी दूसरे देश को हक देता है कि वो अपनी फौज भेजकर सब कुछ अपने हिसाब से बदल दे? और अगर ऐसा होने लगा तब तो फिर कोई सीमा, कोई नियम ही नहीं बचेगा। अंतर्राष्ट्रीय कानून और देशों की संप्रभुता का भविष्य क्या होगा?